हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जल के विषय में। और जल से आपको यूपी टेट, एसएससी, सुपर टेट जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब हम देखते हैं कि जो जल के स्रोत हैं, जल के प्राकृतिक स्रोत, उससे पहले जो जल पाया जाता है पृथ्वी पर वह किन रूपों में पाया जाता है? वह 3 रूपों में पाया जाता है। आपका ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस के रूप में जो हिमनद है, ग्लेशियर जो है, उसमें जो जल होता है ठोस के रूप में होता है। द्रव के रूप में जो नदी है, झील है और भूमिगत जल है वह द्रव के रूप में होता है। और गैस के रूप में जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प में जो जल है यह गैस के रूप में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत है वह जल का प्राकृतिक स्रोत किन किन रूपों में पाया जाता है। तो जो जल का प्राकृतिक स्रोत है वह आपका समुद्र में, समुद्र के रूप में, समुद्र का जो जल है, जो पृथ्वी पर कुल जल पाया जाता है लगभग 3/4 भाग केवल जल ही है। और उस 3/4 भाग में लगभग 97% से अधिक, लगभग 97 पॉइंट समथिंग प्रतिशत जो जल है वह समुद्र का जल है। और जो शेष बचता है हिमनद का जो जल है, हिमनद या जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के जो जल है लगभग 2% जल ग्लेशियर के हैं। और जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल मतलब जो जल भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमि के अंदर, तो भूमिगत जल जो है वह लगभग 0.6% है, यानी 1% से भी कम है। और अब यह जो 97% से अधिक जो समुद्र का जल है वह पीने योग्य नहीं है, क्योंकि यह लवणी जल है। और जो समुद्र में जो लवणी जल है इसकी जो लवणता होती है उसका मुख्य कारण इसमें जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड के घुले होने के कारण जो समुद्री जल होता है उसकी लवणता अधिक होती है और यह पीने के योग्य नहीं होता है। तो हमारे पास जो पीने का जल होता है वह 2 से 3% ही है, यानी 3% से अधिक नहीं है, 3% से थोड़ा कम ही है। और वह जो पीने का, जो उसमें पीने के जल में जो ज्यादा स्रोत है वह हिमनद का है। ये जो पहाड़ों पर बर्फें जमी हुई हैं वही है और वहां से पिघलकर नदियों के जल के रूप में वह आता है। और 1% से भी कम हमारा भूमिगत जल है जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। अब हम आते हैं कि जल के विषय में और थोड़ा से जानते हैं कि जो जल का सामान्य सूत्र होता है इसको H2O द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। H2O क्या है? जल का सूत्र है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और एक जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल उबलता है। और हिमांक जो इसका होता है, हिमांक यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल रहता है वह बर्फ में बदल जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस ही गलनांक भी होता है, यानी अगर बर्फ है तो वह द्रव में, यानी पानी के रूप में, जल के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब तापमान होगा उसी तापमान पर वह द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। यह हुआ गलनांक और क्वथनांक के विषय में। और जल के विषय में एक विशेष बात, जितने भी ठोस होते हैं लगभग सभी ठोसों का जो घनत्व होता है उसके ठोस अवस्था में अधिक होता है किसी भी पदार्थ का, लेकिन जो जल का घनत्व होता है यह विशेष रूप से आप लोग जानते रहेंगे, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व कहां पर अधिकतम होता है? जब ताप 4 डिग्री सेल्सियस रहता है उस समय जल का घनत्व अधिकतम होता है। और ठोस जो रहता है, ठोस अर्थात जो बर्फ रहती है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठोस बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यह इसकी विशेषता है। यह जानते रहेंगे कि
जो बर्फ रहती है उसका घनत्व कम होता है, उसकी तुलना में जल का घनत्व ज्यादा होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल होता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। एक होता है भारी जल, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, भारी जल को D2O द्वारा, यह भारी जल का सूत्र है D2O। जो हाइड्रोजन होता है उसके समस्थानिक होते हैं 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जब प्रोटियम के स्थान पर जो ड्यूटेरियम रहता है तब उस समय जो जल बनता है उसको भारी जल कहते हैं। तो यह भारी जल का सूत्र होता है, यह भारी जल का सूत्र है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो जल होता है, जल में वायु घुली होती है और सामान्य स्थितियों में 100 ml अगर जल है तो उसमें 4 ml वायु घुली होती है। सामान्यतः कि 100 ml जल में, जल कितना है 100 ml है तो उसमें वायु कितनी घुली रहती है 4 ml। ठीक, यह जानते रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जल होता है, जल हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मृदु जल, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। एक क्या होता है, कठोर जल। अब हम देखेंगे कि मृदु जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। अगर हम साबुन लगा रहे हैं, पानी के साथ आसानी से झाग दे रहा है तो वह हमारा क्या होता है, मृदु जल होता है। और अगर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे रहा है तब वह जल कैसा होता है, कठोर जल होता है। कठोर जल जो होता है यह सोडा के साथ, जो वॉशिंग पाउडर रहता है धावन सोडा, उसके साथ झाग देता है लेकिन साबुन के साथ झाग नहीं देता है। अब हम देखेंगे कि जो जल में कठोरता होती है, कठोर जल 2 प्रकार का होता है। जो कठोर जल होता है, जो जल में कठोरता होती है वह 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता जो होती है 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, ध्यान देंगे, अस्थायी कठोरता। इस कठोरता को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। और यह जो अस्थायी कठोरता होती है वह कैसे होती है कि जब जल में जब बाइकार्बोनेट कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, किसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। क्या घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, तब वह उस जल में अस्थायी कठोरता होती है। और इस अस्थायी कठोरता को हम 2 प्रकार से दूर कर सकते हैं। पहला है उबाल कर। अगर हम जल को, अस्थायी कठोरता है जल में और जल को अगर हम उबाल दें तो उबालने के बाद अस्थायी कठोरता उसकी दूर हो जाती है। और दूसरी विधि यह है कि चूना मिलाकर, चूना जान रहे हैं ना, चूना मिलाकर, इन 2 विधियों द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। या तो उबाल दें या तो चूना मिला दें, तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं वे अघुलनशील लवण में बदलकर नीचे तली में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी हम निकाल लेंगे तो वह अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। दूसरा है हमारा अस्थायी कठोरता। दूसरा क्या है, अस्थायी कठोरता। जो यह अस्थायी कठोरता होती है जल में, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है कि जल क्यों अस्थायी कठोर होता है। अस्थायी कठोरता का कारण यह है कि जब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि जब क्लोराइड और सल्फेट किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, इनके जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जब किसी जल में घुले रहते हैं तब वहां पर अस्थायी कठोरता होती है। और जब केवल बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तब अस्थायी होता है। ठीक, तो जब अस्थायी कठोरता जो होती है, जो अस्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है,
पहला यह है कि जल जो है धावन सोडा द्वारा, अगर हम जल में धावन सोडा मिला दें और धावन सोडा मिलाकर इसको क्या करें, उबाल दें, तो यह जो अस्थायी कठोरता होती है वह दूर हो जाती है। दूसरी विधि जो है यह इंपॉर्टेंट विधि है और इस विधि को कहते हैं परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि, या इसी का नाम है जियोलाइट विधि। इसी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, जियोलाइट विधि। यह ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है और कैसे इसको दूर करते हैं। तो अस्थायी कठोरता दूर करने की दो विधि है, धावन सोडा द्वारा, और दूसरी विधि है परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। इसको बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप केवल इतना जानते रहिए, आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा जल होता है, तो क्या जो वर्षा का जल है वह शुद्ध है। सामान्य रूप से हम यही सोचते हैं कि जो वर्षा का जल है ऊपर से बादल बनकर आ रहा है, बादल से पानी बरस रहा है, तो वर्षा का जल जो होता है, वर्षा जल शुद्ध नहीं होता है। वर्षा जल के शुद्ध नहीं होने का क्या कारण है, उसका कारण यह है कि वातावरण में ढेर सारे आयंस, ढेर सारे प्रदूषक उपस्थित रहते हैं और जब वर्षा की बूंदें आती हैं तो उसमें वे घुल जाते हैं, जिसके कारण वर्षा का जल जो होता है वह पृथ्वी पर जब आता है तो वह शुद्ध रूप में नहीं होता है। इसको ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वर्षा का जल शुद्ध होता है। सामान्य रूप से सब यही सोचते हैं और टिक कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वर्षा का जल शुद्ध जल नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि जो जल होता है भूमिगत जल, भूमिगत जल में, भूमिगत जल जो होता है उसमें जो मुख्य तत्व हैं जो प्रदूषक का कार्य करते हैं, भूमिगत जल के जो प्रदूषक का कार्य करने वाले जो मुख्य तत्व हैं वह है आर्सेनिक, यह आर्सेनिक, आर्सेनिक का एक दूसरा भी नाम है या इसी को क्या कहते हैं, संखिया भी बोलते हैं। आर्सेनिक या इसी को संखिया बोलते हैं। और दूसरा है फ्लोराइड, दूसरा क्या है, फ्लोराइड। यह दो तत्व ऐसे हैं जो कि भूमिगत जल को सबसे ज्यादा दूषित करते हैं। और इसमें जो आर्सेनिक है, इसको ध्यान रखेंगे, आर्सेनिक जो गंगा नदी है, गंगा नदी, तो गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में, गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहां का जो जल है दूषित हो गया है। यानी गंगा नदी निकलती है और जैसे जैसे आगे जाएंगी, गंगा सागर मिलेंगी, तो जैसे जैसे समुद्र के नजदीक होती जाएंगी वैसे वैसे उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जाएगी। और आर्सेनिक से भी जो रोग होता है, अभी हम आगे आपको बताते हैं कि जल में जो यह तत्व रहते हैं इनके कारण कौन कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं, जो भूमिगत जल रहता है, अगर फ्लोराइड, क्या है, फ्लोराइड है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो इसकी अधिकता का जल का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो फ्लोरोसिस रोग होता है। ध्यान देंगे, फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा, आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक की मात्रा जब अधिक होती है तो उस स्थिति में कौन सा रोग होता है, बताइए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के तटीय क्षेत्रों में जो आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, इसके कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं ब्लैक फूट। क्या बोलते हैं, ब्लैक फूट। ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है आपका मरकरी, Hg। Hg को मरकरी भी बोलते हैं और इसका एक नाम और है पारा, ठीक है ना। मरकरी अंग्रेजी शब्द है
और पारा हिंदी शब्द है, इसका प्रतीक यह होता है अगर जल में पारे की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे मीना माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग। और यह रोग सबसे पहले जापान में फैला था। कहां पर फैला था? जापान में। इसके बाद है नाइट्रेट। अगर नाइट्रेट की मात्रा जल में ज्यादा है, ध्यान देना, नाइट्रेट की मात्रा अगर जल में ज्यादा होती है, जिस जल का हम सेवन कर रहे हैं, तो उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपको। सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है अगर जल में कैडमियम जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होती है। तो यह कैडमियम वाला बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कैडमियम वाला और आर्सेनिक वाला, लेकिन आप पूरा तैयार करेंगे। कैडमियम की अधिकता के कारण जो रोग होता है उस रोग का नाम है इटाई रोग। उसका क्या नाम है? इटाई रोग। यह बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर जल में जो पेयजल है उसमें कैडमियम की मात्रा अधिक है तो इससे इटाई रोग होता है। ठीक, अब हम आगे आते हैं कि कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं जल के लिए। जैसे एक टर्म है DO। DO मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन मीन्स क्या हुआ? घुलित ऑक्सीजन। कि जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है, और इसी DO के द्वारा घुलित ऑक्सीजन के कारण ही जो जलीय जंतु रहते हैं वे जीवित रहते हैं। अपने श्वसन के लिए इसी ऑक्सीजन का वे उपयोग करते हैं। और जो DO की मात्रा होती है यह 8 mg पर लीटर के रेंज में होनी चाहिए। इतनी सामान्य स्थिति में होनी चाहिए। अगर इससे कम मात्रा है तो हम कहेंगे कि जो जल है वह क्या है? प्रदूषित जल है। इससे कम अगर मात्रा होगी तो हम कहेंगे जल क्या है? प्रदूषित है, उसमें जीव जो है जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा पेयजल के लिए DO है, पेयजल जो पीने वाला पानी है, उसके लिए DO का जो मान होता है वह 5 mg पर लीटर होता है। 5 mg पर लीटर। और स्नान करने के लिए जो मानक बनाया गया है DO का वह है 4 mg पर लीटर। ध्यान देंगे कि उसका मान कितना होता है? 4 mg पर लीटर। लेकिन जलीय जंतु को जीवित रहने के लिए यह कितना होना चाहिए? 8 mg पर लीटर होना चाहिए। एक चीज और, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो गर्मी के दिनों में तालाब की मछलियां मरने लगती हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ता है और जो DO की मात्रा रहती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, वह इवापोरेट हो जाती है और उसकी मात्रा घट जाती है, जिसके कारण मछलियां उसमें मरने लगती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि जो ठंडी के दिनों में जो झीलें रहती हैं, झीलें जम जाती हैं। जैसे कश्मीर में या जहां ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जो झील रहते हैं तो उनका झील की जो सतह होती है वह जम जाती है। जैसे यह झील है तो झील की ऊपरी सतह क्या होती है? जम जाती है। लेकिन इसके अंदर रहने वाली मछलियां और अन्य जलीय जंतु जो रहते हैं वे जीवित रहते हैं। उसका कारण यह होता है कि सतह ऊपर का तापमान जो रहता है वह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है, जिसके कारण अंदर जो रहता है, ऊपर सतह पर बर्फ बनती है लेकिन अंदर क्या रहता है? जल अपने सामान्य स्थिति में रहता है, जिसके कारण इसके अंदर जो जलीय जंतु रहते हैं वे जीवित रहते हैं। ठीक, अब आएंगे हम BOD। ध्यान देना, यह BOD भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछता है। जो BOD है यह जल का प्रदूषण निर्धारण
प्रदूषण निर्धारण इसी से होता है। किसी जल में जैसे कोई नदी है तो उसका जो प्रदूषण का निर्धारण किया जाता है कि इसका जल कैसा है, वह किसके आधार पर किया जाता है, बीओडी के आधार पर किया जाता है। और बीओडी जो है इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जो जल में सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है तो उसके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। और इसी बीओडी के द्वारा ही किसी जल के प्रदूषण को निर्धारित किया जाता है। यह प्रदूषण निर्धारण का प्रथम घटक होता है। किसी जल के प्रदूषण के निर्धारण का प्रथम घटक यही बीओडी होता है। और बीओडी का मान 10 होना चाहिए। किसी भी नदी के लिए बीओडी का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो वह नदी जो है वह क्या होगी, प्रदूषित मानी जाएगी। दूसरा है हमारा बीओडी के बाद दूसरा है सीओडी। तो सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या है आपका, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है यह प्रदूषण निर्धारण का द्वितीय घटक होता है। कौन सा घटक होता है, द्वितीय घटक होता है। प्रथम घटक कौन होता है, बीओडी होता है। और किसी भी नदी के लिए जो सीओडी होता है इसका मान 20 होना चाहिए, ठीक है ना। और जो बीओडी का मान होता है वह कम होता है और सीओडी का मान सदैव अधिक होता है। अब यह सीओडी क्या होता है, यह सीओडी है कि जैसे कोई जल है, जल में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और जो बीओडी है इसी के द्वारा प्रदूषण का निर्धारण किया जाता है, वो प्रथम घटक होता है और सीओडी द्वितीय घटक होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि जो गंगा नदी है, ध्यान देंगे, आपने सुना होगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है यह करता क्या है कि बैक्टीरिया को खा जाता है। उस पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं, उनको यह खा जाता है, जिसके कारण गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। और गंगा नदी स्वयं क्या करती है, अपने अंदर जो भी आते हैं सूक्ष्मजीव उनको नष्ट कर देती है। एक चीज और देख लेंगे कि आयल जैपिंग, आयल जैपिंग, जो आयल जैपिंग होता है, आयल जैपिंग एक विशेष मेथड है, एक विशेष विधि है जो बैक्टीरिया, जो हमारी बैक्टीरिया होती है स्यूडोमोनास फैमिली की बैक्टीरिया। पहले समझ लेंगे कि आयल जैपिंग की कब आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे समुद्र से जो वाहन आते हैं अपने में पेट्रोलियम लिए रहते हैं, किसी कारणवश अगर वह क्षतिग्रस्त हो गया और वह जो पेट्रोलियम आयल है वह समुद्र के पानी में चला गया, तो पानी के ऊपर जब आ जाता है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आयल जैपिंग की जाती है। और जो आयल जैपिंग होती है वह बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। और इसमें स्यूडोमोनास जो प्रजाति की बैक्टीरिया होती है, स्यूडोमोनास प्रजाति की बैक्टीरिया जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आयल आ गया है
तो उससे बचाव कैसे होगा, उसमें जो समुद्री जीव हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए ऑयल जैपिंग मेथड अपनाया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया होती है स्पेशली स्यूडोमोनास फैमिली की, वह क्या करती है, ऑयल जैपिंग की सहायता से जो तेल अधिप्लव रहता है, तेल अधिप्लव, उसको समाप्त कर देते हैं। तेल अधिप्लव को यह क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। किस मेथड द्वारा, ऑयल जैपिंग मेथड द्वारा। और इसमें कौन सी बैक्टीरिया उपयोग की जाती है, स्यूडोमोनास फैमिली की बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक चीज और जान लेंगे कि जो दूषित जल होता है, दूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे दूषित जल है तो उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। अगर जो सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं तो उनसे कौन कौन सा रोग होता है। पहला है जैसे हमारा पेचिस। पेचिस जो है यह अमीबा, जो स्पेशली जो प्रोटोजोआ होते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है ना। पेचिस जो पड़ती है दूषित जल में, अगर प्रोटोजोआ है तो उसका उपयोग करेंगे तो पेचिस पड़ने लगेगी। दूसरा है जैसे डायरिया। जो डायरिया होती है, डायरिया को अतिसार भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, अतिसार। यह जल में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, जल जनित रोग यह भी होता है। डायरिया के बाद जो कालरा होता है, कालरा या इसी को क्या कहते हैं, हैजा बोलते हैं। जो हैजा होता है यह भी जल में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के कारण फैलता है। टाइफाइड, टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। और जो मियादी बुखार होता है यह किसके द्वारा फैलता है, यह भी मियादी बुखार, यह भी जीवाणुओं के द्वारा ही फैलता है। और इसके बाद आपका है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या इसी को पीलिया भी कहते हैं, या जैंडिस भी इसको बोलते हैं। और यह जो है दूषित जल में वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। यह जल जनित रोग हैं। जैसे जल में अगर ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो इनके आधार पर यह होता है। तो यह रहा हमारा जल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हमने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।